कंस्ट्रक्शन वेलफेयर बोर्ड है उसमें 3600 करोड़ रुपए है। अब 3600 करोड़ रुपए का ब्याज भी नहीं बढ़ रहा है। देश में 22 लाख के आसपास निर्माण मजदूर हैं, लेकिन उसके बावजूद आधे मजदूरों का निर्माण मजदूरों के 22 लाख लोगों की रोजी रोटी का संकट खड़ा है। 3 साल के कन्यादान के पेंडिंग पड़े हुए हैं और तमाम मातृत्व के लाभ के फॉर्म पेंडिंग जो मजदूरों ने संघर्ष के द्वारा जो बोर्ड बनाया था उनमें पूरी तरीके से रोक 5 लगा। अप्रैल को पूरे देश का मजदूर संसद मार्च की तरफ जाएगा। मजदूरों के अंदर रोष होगा तो फिर कहीं ना कहीं एक बड़ा आंदोलन खड़ा होगा जो सीआई। दोस्तों हिसार के CITU की यूनियन है, उसके ऑफिस में है सेंट्रल इंडियन ट्रेड यूनियन, जो पूरे देश का एक बहुत बड़ा मजदूर संगठन है जो मजदूरों के मुद्दों पे लड़ता रहता है। आज उन्होंने मजदूरों को एक बार इकट्ठा किया, जो उनकी जिला कमेटी है, और एक आगामी जो कार्यक्रम है, क्योंकि जो मजदूर लगातार आंदोलन प्रदर्शन धरने करते रहते हैं, उनके रिजल्ट क्या निकलते हैं या कहाँ क्या समस्याएं आई हुई है, खासकर भवन निर्माण की कॉपी को लेकर यहाँ बड़े बड़े प्रदर्शन हुए हैं, या किसी की दिहाड़ी मार ली जाती है, या किसी के ऊपर चोरी का आरोप लगा के उनको परेशान किया जाता है, ये लगातार हम देखते रहे हैं। तो एक बार आज जो मीटिंग हुई है उसमें हमारे साथ जो मजदूरों के नेता है उनसे एक बार बात करना चाहेंगे कि आज की जो मीटिंग है उसमें उन्होंने क्या फैसले आगामी लिए हैं। नमस्कार सर, क्या नाम सर? मेरा नाम रामवीर सिंह है, भवन निर्माण कामगार उनका राज्य का महासचिव। सर, भवन निर्माण का जो एक मसला है, बहुत बार बड़े बड़े प्रदर्शन होते हैं और प्रदर्शनों में हजारों जो मजदूर आते हैं वो एक आस लेके आते हैं कि हमारी समस्याएं दूर होगी, लेकिन फिर सरकार से वार्ता होती है, आप लोग कहते हो कि सारी चीज़ें मान ली गई है, फिर कहाँ अड़चन रहती है, कहाँ दिक्कत रहती है, एक बार वो थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ। लंबे लड़ाई लड़ी यूनियन ने, ये जो निर्माण का मजदूर है पूरी दुनिया के ऊपर सर छत देने का जो काम इसने किया है, उसको लेके एक बड़ा आंदोलन हिसार के स्तर पर आंदोलन किया गया और पूरे देश के स्तर पर आंदोलन करते हुए, प्रदेश में आंदोलन करते हुए एक बोर्ड का गठन यूनियन के संघर्षों के बदौलत हम करवा पाए। उस बोर्ड में कुछ सुविधा भी हम बढ़ोतरी करवा पाए, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है, जेजेपी की सरकार आई है, गठबंधन की जो सरकार है, उसके आने के बाद निर्माण मजदूरों को जो सुविधा मिलती थी उस पर बेमानी शर्त लगा के, बेमानी ऑब्जेक्शन लगा के सुविधा से निर्माण मजदूरों को बाहर किया जा रहा है और उसके विरोध में हिसार का स्तर पर बड़े बड़े आंदोलन, बड़े बड़े प्रदर्शन किए गए हैं। और आज भी ये जिला कमेटी की मीटिंग, जिला के प्रधान साथी राजू बरवाड़ा की अध्यक्षता में मीटिंग हुई है और एक लंबे आंदोलन की योजना इसके अंदर बनाई है। यही बनाई है कि निर्माण का जो मजदूर है उसके जो बेनिफिट है, 90 दिन की वेरिफिकेशन का मामला है, सुविधा का मामला है, इसको लेकर जद्दोजहद रह रही है और बार बार प्रदर्शन के माध्यम से, मीटिंग के माध्यम से जो प्रदेश का श्रम मंत्री है उसके आवास पर भी अभी 31 अगस्त को बड़ा हजारों की संख्या में निर्माण मजदूरों ने प्रदर्शन किया है। मंत्री ने आश्वासन दिया था कि आपकी बातों का समाधान करेंगे, लेकिन वहां जो मीटिंग में गए वहां जिस तरह का मंत्री का मतलब जो रवैया था उसके खिलाफ भी आज चर्चा हुई है कि मंत्री निर्माण मजदूरों के नाम का श्रम मंत्री बना हुआ है, लेकिन उनकी सुविधा सुनने के लिए उसके पास टाइम नहीं है। आज 3-3 साल के कन्यादान के पेंडिंग पड़े हुए हैं और तमाम मातृत्व के लाभ के फॉर्म पेंडिंग पड़े हुए हैं, पंजीकरण नहीं हो रहा। प्रदेश में 22 लाख के आसपास निर्माण मजदूर हैं, लेकिन उसके बावजूद आधे मजदूरों का भी पंजीकरण नहीं है। सरकार ने पंजीकरण पर रोक लगाई हुई है और जानबूझ के ऐसी शर्तें लागू कर रहे हैं जिससे निर्माण का मजदूर सुविधा से, पंजीकरण से बाहर हो जाए और आए दिन रोजाना किसी के पंजीकरण हो भी गया तो उसको रिजेक्ट किया जा रहा है, उसके सुविधाओं से बाहर किया जा रहा है। इस बात के लिए चर्चा हुई है और पूरे देश का स्तर पर 5 सितंबर को तालकटोरा स्टेडियम में तीनों संगठनों की मीटिंग हुई थी, CITU अखिल भारतीय किसान सभा और अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन की, और भिवानी में भी अब 19 नवंबर को तीनों संगठनों की राज्य स्तरीय कन्वेंशन हुई है जिसमें एक लंबे आंदोलन की योजना बनाई है और तीनों संगठनों के जो नेतागण हैं उसने एक जनता से जो जुड़ी हुई मुद्दे हैं, जनता के मांग मुद्दे और शिक्षा का, स्वास्थ्य का, आवास का, निर्माण मजदूरों का 90 दिन की वेरिफिकेशन का है, उनकी सुविधाओं का है, इस सारी चर्चा होते हुए जनवरी के महीने में ब्लॉक लेवल पर बड़े बड़े पड़ाव किए जाएंगे लोकल मांग मुद्दों के साथ, क्योंकि आज जनता महंगाई से, बेरोजगारी से बहुत तंग है। आज तमाम जो मुद्दे हैं सरकार उनको एक तरफ करके न जात का, धर्म का, गोत का, हिंदू मुस्लिम का नाम पर जो सांप्रदायिकता का माहौल फैलाया जा रहा है उसका विरोध में आज कमर कसी है और जनवरी में मजदूर किसानों का बड़ा बड़ा कट करते हुए फरवरी के महीने में जिला स्तर पर बड़ा प्रोग्राम करेंगे, बड़े बड़े पड़ाव करेंगे और 5 अप्रैल को पूरे देश का मजदूर संसद मार्च की तरफ जाएगा जिसमें हरियाणा से लाखों की संख्या में भाग लेंगे और निर्माण मजदूरों ने भी आज पूरी रूपरेखा
रूपरेखा बनी है, पूरे हिसार के तमाम गाँव में, तमाम शहर के मोहल्लों में वो जाएगा अपनी मांग मुद्दों के लिए। क्योंकि जिस तरह सरकार का चरित्र है, आज निर्माण मजदूरों की समस्या का समाधान नहीं हो रहा। आम मजदूरों के लिए भी ऑनलाइन के नाम पर मतलब उनके साथ मतलब एक मजाक सा किया जा रहा है, कदे फैमिली आईडी के नाम पर, कदे और क्या के नाम पर। ये जो आज गुस्सा है, उस सारे गुस्सों को लेके आज ये तमाम मीटिंग हुई है, जिसको लेके पूरे आंदोलन की रूपरेखा बनाई है। तो कॉमरेड देसराज भी हमारे साथ है। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कॉमरेड, बहु निर्माण की बातचीत हुई है, लेकिन दूसरे अलग अलग उसमें जो मजदूर है, खासकर प्रवासी मजदूर को हम देखते हैं, आज भी वो झोपड़ियों में रह रहा, चोरी का इल्जाम लगा दिया जाता है, लगातार हम वो देख रहे हैं। या और जो किसी फैक्ट्री में कोई मजदूर है या कोई भट्ठा का जो मजदूर है, उनके हालात क्या है, और उनको सबको अब इकट्ठा करके क्या कोई एक आंदोलन की रूपरेखा आपकी? देखो, पूरे हरियाणा के अंदर ये तो, बल्कि मैं तो कहूँगा पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से मजदूर पे जो शोषण बढ़ा है वो पूरी तरीके से निंदनीय है, और उसके पीछे कहीं ना कहीं सरकार की जो गलत नीतियाँ हैं वो इसकी जिम्मेवार है। आप देखोगे गाँव के अंदर या शहर के अंदर देखोगे, जो भी अत्याचार हो रहे हैं मजदूरों पे हो रहे हैं, जो कमज़ोर वर्ग है उसके ऊपर हो रहे हैं अत्याचार। को सुनने वाला नहीं, जहाँ कहीं वो अप्लीकेशन दे दे। पहले लेबर कोड में 44 प्रकार के कानून थे, कुछ सुनाई हो जाती थी मजदूरों की, आज तो कोई पूछने वाला नहीं। जो 44 प्रकार के कानूनों को ख़त्म करके 4 कोड में तब्दील कर दिया। वो पूरा का पूरा मालिक परस्त नीतियाँ सरकार ने बढ़ा दी है। आज किसी के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, किसी को मारपीट हो रही है, कोई कहीं भी मतलब प्रशासन भी सुनने वाला नहीं है। दूसरी तरफ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हरियाणा के अंदर निर्माण मजदूरों के 22 लाख लोगों की रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है पूरी तरीके से। और उसमें ना सिर्फ मजदूर बल्कि जो भवन के जो मालिक हैं, जो मालिक जो भवन बना रहे हैं, वो भी पिसते नजर आ रहे हैं इसके अंदर। पूरे हरियाणा के अंदर आप देखोगे ये जो खनन का जो काम है, खनन माफियों ने जिस प्रकार से पूरे हरियाणा में कब्जा कर रखा है खनन का काम, जो आज रेती बजरी क्रेशर जो 15 से 16 20 रुपए फुट तक मिलना चाहिए था, आज वो 50 क्रॉस कर रहा है। इतनी महंगाई में कौन मकान बनाएगा? जो निर्माण की सामग्री है वो उनके 3-3 गुना दाम हो रहे हैं। जो प्लाट है, प्लाट जो माफिया हैं उन्होंने रेट इतने बढ़वा दिए हैं कि इस प्रकार से मतलब सरकार इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर रही है। आज जो प्लाट का जो 1 साल पहले रेट होता था वो 4 गुना चले गया। मतलब हाँ, 20,000 रुपये गज सेक्टरों में जो ज़मीन मिलती थी आज 1 लाख रुपए क्रॉस कर रही है। आम आदमी मकान नहीं बना पा रहा है, और ऊपर से जो थोड़ी बहुत सुविधाएं मिल जाती थी, जो मजदूरों ने संघर्ष के द्वारा जो बोर्ड बनाया था, उनमें पूरी तरीके से रोक लगा दी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी 6 महीने पहले निर्माण मजदूरों का जो बोर्ड है उसकी बोर्ड की मीटिंग हुई थी। उसमें ये आंकड़े आए कि हरियाणा का जो कंस्ट्रक्शन एंड अदर कंस्ट्रक्शन वेलफेयर बोर्ड है उसमें 3600 करोड़ रुपए है। अब 3600 करोड़ रुपए का ब्याज भी नहीं बढ़ रहा है मजदूरों के बीच में, बड़ा संकट है। तो ये संकट दूर करने के लिए निश्चित तौर पे या तो सरकार जो है पहलकदमी करके जो बोर्ड में जिस प्रकार से जिस नियत से बोर्ड बनाया गया था उसी नियत से उसको लागू किया जाए पूरी तरीके से। और जो इसमें जो बदमाशी करने वाले अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी कड़ा एक्शन लेना पड़ेगा सरकार को। अब ये होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है तो मजदूरों के अंदर रोष है। मजदूरों के अंदर रोष होगा तो फिर कहीं ना कहीं एक बड़ा आंदोलन खड़ा होगा जो CITU ने खड़ा किया है। आने वाले समय में आप देखोगे इन 4 महीने के अंदर पूरे हरियाणा के पूरे तमाम 7,500 गांव पड़ते हैं, 7,500 गांव के मजदूरों को सड़कों पे लाने का प्रोग्राम है। और निश्चित तौर पे ये जो बोर्ड मजदूरों ने बनवाया अपने संघर्ष के दम पे और अपने संघर्ष के दम पर ही इसको सही ढंग से इसको लागू करवाने में मजदूरी पहलकदमी करेगा। सरकार की बाट देख ली अच्छी तरीके से, अब मजदूर आर पार की लड़ाई करनी। मेरा सवाल ये भी है कि लगातार जब हम मजदूरों को आंदोलन को कवर करते हैं तो वहाँ जो मजदूर आते हैं उनका एक मानना कि हमने कन्यादान का फार्म भरा था, 2 साल हो गए, लड़की को बच्चा हो जाता है लेकिन वो कन्यादान वाला फार्म वो नहीं मिला है, या कि स्कॉलरशिप का फार्म भरा था। योजनाएं मुख्यमंत्री स्टेज से बहुत अच्छी योजनाएं लागू बोलते हैं कि हमने कन्यादान की राशि बढ़ा दी या स्कॉलरशिप बढ़ा दी या मजदूर को औजार का मिलेगा, लेकिन वो मिलने में प्रशासनिक कहाँ गड़बड़ है, जहाँ सरकार गड़बड़ कर रही, उसको कैसे देखते हो कि उसको कैसे सोल्व किया जाए? देखो, इसमें 2 बातें हो सकती हैं। या तो जो सरकार है उसकी करनी और कथनी में फर्क है, या फिर जो अधिकारी बैठे हैं वो सरकार की भी नहीं मान रहे। इसमें ये दोनों बातों में से एक बात हो सकती है। अभी 17 सितंबर को मुख्यमंत्री ने गुड़गांव के अंदर खुद विश्वकर्मा दिवस के कार्यक्रम में ये बोलते हुए कहा था कि जो अनरजिस्टर्ड वर्कर है, कंस्ट्रक्शन का मजदूर जो है,
अगर वो काम करते हुए मौत हो जाती है तो 4 लाख रुपए उसको भी मिलेंगे, लेकिन अभी तक वो लागू नहीं हुआ है। सरकार ने घोषणा कर चुका 4 लाख मिलेंगे, लेकिन लागू अब तक भी नहीं है। लागू नहीं हुआ है, मतलब मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद कोई चीज लागू नहीं होती है तो इसमें फिर वो देखना पड़ेगा कि वो बात है कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और है, मतलब खाने के कुछ और है। इसमें कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये सरकार अपनी नीयत स्पष्ट करे, नहीं तो मजदूर जो है, मजदूर तो सवाल करेगा। आज कोई निर्माण का मजदूर पूरे हरियाणा के अंदर अनरजिस्टर्ड वर्कर अगर गिर के किसी की मौत हो जाती है तो निश्चित तौर पे हम दावा करेंगे उसको 4 लाख रुपए मिलने चाहिए, और फिर वहीं से टकराव पैदा होगा। मुख्यमंत्री की घोषणा ये है, हम कहेंगे मुख्यमंत्री ने घोषणा की है, सरकार के अधिकारी वो कहेंगे ये लागू नहीं हुआ है, तो इसके पीछे दो भी दोषी हैं, या तो वो 4 लाख रुपए घोषित कर दें, नहीं तो अन्यथा पे टकराव का रास्ता बनता है आगे से। ये तो भविष्य में सरकार को आंदोलन देखने पड़ेंगे, मजदूरों का आक्रोश देखना पड़ेगा, आपका ये कहना है? बिल्कुल बिल्कुल निश्चित तौर पे। देखो ये तो साफ नजर आ रहा है, मतलब घोषणाएं होने के बावजूद भी वो लागू नहीं हो रही है धरातल के ऊपर, तो इसमें तो फिर यह तो अधिकारियों की बदमाशी है। समस्या तो ये भी है जो लागू हो चुकी है, मान लो स्कॉलरशिप का है, कन्यादान का है, मजदूर को औजार का, मिस्त्री को औजार का मिलता है, वो भी तो नहीं मिल रही ना। घोषणाएं तो लागू तो ये भी है कि एक मजदूर को जो रजिस्टर्ड है उसको टूर मिलेगा, वो घूम के आ सकता है, उसका कुछ पैसा मिलेगा, लेकिन मिल तो उसको रहा नहीं, उसका कन्यादान भी। तो ये बिल्कुल सही है कि सरकार ने जो लागू कर रखे, अब लागू कर रखे है कि मकान बनाने के लिए बिना ब्याज निर्माण मजदूरों के बोर्ड से निर्माण मजदूरों के लिए 2 लाख रुपए मिलेंगे। अभी आज तक 22 लाख लोग हैं पूरे हरियाणा में, एक सिंगल भी मजदूर को नहीं मिला है, नहीं मिल रहा है, स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, और जो पूरा देश में भ्रमण की जो योजना है 3 साल के बाद एक बार जो मिलना है वो किसी को नहीं मिल रही है, औजार के पैसे नहीं मिल रहे हैं, साइकिलों के पैसे नहीं मिल रहे हैं, यहाँ तक कि स्वास्थ्य के जो पैसे हैं को गंभीर रूप से घायल हो गए उसको भी नहीं मिल पा रहा है, कुछ नहीं मिल पा रहा है। मुझे एक और मेरे दर्शक भी जानना चाहते हैं और मैं भी जानना चाहता हूं कि जो 3600 करोड़ रुपया जो बोर्ड में इकट्ठा हुआ वो पैसा कहां से आया, एक बार दर्शकों को ये जरूर बता दीजिए, वो पैसा सरकार का है, मजदूर का है, या किसका पैसा हो? बिल्कुल, वो इकट्ठा कैसे हुआ? ये सही सवाल है आपका। बिल्कुल वो पैसा मजदूर का है, वो सरकार का उसमें एक पैसा भी नहीं है। या तो मजदूर 5 रुपए महीने के वो अपने श्रम से उसके अंदर जमा करा रहा है, या फिर वो जहां काम कर रहा है, जिस बिल्डिंग में या जिस निर्माण स्थल पे वो काम कर रहा है, उस निर्माण स्थल से टोटल जो निर्माण वो हो रहा है उसकी जो लागत है, कुल लागत का 1% वो बोर्ड में जमा हो रहा है टैक्स के तौर पे। हाँ, वो टैक्स के तौर पर उसको सेस बोलते हैं, 1% सेस उसके अंदर जमा हो रहा है, और वो जमा धीरे धीरे करके आज 3600 करोड़ रुपए जमा हो रहे हैं। वो ये तो 6 महीने पहले की रिपोर्ट है, क्योंकि डेली निर्माण हो रहा है प्रदेश के अंदर, और डेली ही उसमें पैसा जमा हो रहा है। आज हो सकता है 4000 करोड़ के आसपास भी पैसा हो गया। पिछले दिनों सूचना ये भी थी कि जो 3600 से 4000 करोड़ जितना भी वो पैसा जमा है उसको सरकार कहीं और लगाना चाहती है, अपने जो निजी जोन के लोग होते हैं जिनको फायदा पहुंचाना, शायद ऐसा लग रहा था कि कंपनियों में वो पैसा लगाना चाहती है, ऐसा भी कुछ है? देखो बिल्कुल सुनने में ऐसा आ रहा है, सरकार की नीयत भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, लेकिन निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि प्रदेश के अंदर भवन निर्माण कामगार यूनियन हरियाणा सबसे बड़ा, सबसे मजबूत, सबसे लड़ाका और सबसे मजदूरों के प्रति संवेदनशील संगठन है। निश्चित तौर पे ये यूनियन होते हुए प्रदेश के मजदूर का जो पैसा है वो किसी और मद में खर्च बिल्कुल भी नहीं होने देंगे, बेशक इसके पीछे सरकार की कुछ भी मंशा हो, अधिकारियों की, मंत्रियों की कुछ भी मंशा हो। जिन लोगों के लिए ये पैसा, उन लोगों में हम बंटवा के रहेंगे, और यही हमारी आज की मीटिंग में हमारा एजेंडा था। निश्चित तौर पे ये 4 महीने के अंदर अंदर बड़े आंदोलन हरियाणा के अंदर हम शुरू करेंगे। ये हम बिल्कुल मजदूर के ऊपर अत्याचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। सरकार जो बड़े बड़े वादे करके चुनाव में वोट लेती है और फिर कोई श्रम मंत्रालय किसी के पास होता है, किसी के पास शिक्षा मंत्रालय होता है, उनकी जिम्मेवारी होती है अपने मंत्रालय के अंतर्गत जो नियम कानून कायदे बने हैं उसको ईमानदारी से लागू करे, लेकिन वो 5 साल तक लागू करने की बजाय उनका फायदा और किसी को पहुंचाते हैं, जो उनकी निजी कंपनियां होती है, निजी जो उनके दोस्त होते हैं या निजी जो उनके मित्र होते हैं उनको फायदा पहुंचाते हैं। लेकिन मजदूर का पैसा है, मजदूर को मिलना चाहिए। आज यूनियन ने ये फैसला किया है, पहले भी आंदोलन किए है और भविष्य में भी कोई बड़े आंदोलन अगले 4 महीने की जो योजना बनी है वो करने जा रहे हैं। तो सरकार को जरूर सोचना चाहिए कि और सचेत हो जाना चाहिए कि नेक्स्ट ईयर इलेक्शन है और इलेक्शन के टाइम मजदूरों से पंगा लेना भी कहीं ना कहीं ठीक नहीं होता, क्योंकि जवाबदेही आपको उनके मोहल्लों में जाके जब वोट मांगने जाओगे देनी पड़ेगी। और मजदूर भी सचेत हो रहा है, वो जात धर्म के ऊपर बंटने वाला शायद नहीं दिख रहा है, और क्योंकि पेट रोटी मांगता है। तो जनमंच के साथ आप बने हुए थे, नई अपडेट के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। धन्यवाद सर आपका सबका। धन्यवाद।